आवाज जा रही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है वो करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हुए हैं, क्योंकि करंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके किसी भी परीक्षा के लिए। क्योंकि करंट का एक अच्छा वेटेज होता है, और करंट को लेकर के ये है कि जो बच्चे करंट पे रेगुलर काम करते हैं, यदि 30 क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो 24, 25, 26 तक कर लेते हैं। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ से लूज हुए तो आप जो है फिर लड़ाई से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ गलत भी बहुत तेजी से ही होता है। तो इसलिए इस पे भी निरंतर वर्क करने की ज़रूरत है। और देखिए, ये जो हमारा इनिशिएटिव जो चल रहा है अभी, वो हर परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी है, चाहे वो आप एपीएस दे रहे हो, चाहे आरओ दे रहे हो, या आगामी यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, या किसी भी स्टेट की परीक्षा हो। क्योंकि करंट की भूमिका तो सब जगह रहती है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन, महिला आरक्षण बिल, हमास पर जवाबी कार्रवाई अभियान, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ई ऑफिस प्रणाली, संपूर्ण देश में पहली बार जल निकायों की गणना, स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला राज्य, ये सब चीज़ों, ये हमारा टॉपिक, इसी पे हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज के अपने पहले प्रश्न को देखिए। देखिए, हमारा जो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। मतलब कहा जा रहा है कि 2006 में पहली बार इस रिपोर्ट को जारी किया गया। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में आइसलैंड को शीर्ष स्थान मिला इस रिपोर्ट में, और भारत की रैंकिंग 127वीं है। आपको बताना है कि कथन एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, कि कोई नहीं सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसीलिए बताइए आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने बताया है इसका ऑप्शन सी, वो एकदम सही है। इसमें दोनों सही है कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है वो पहली बार वर्ष 2006 में जारी की गई थी। और किसके द्वारा जारी की गई थी? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई थी। ये भी पूछा जाता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। कब जारी की गई पहली बार? 2006 में। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में आइसलैंड को शीर्ष स्थान मिला, जबकि भारत की रैंकिंग 127वीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शीर्ष पे कौन है? आइसलैंड। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 127 है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। ये तो वही व्याख्या है। हाँ, यहां देख लीजिए कि इस वर्ष भारत की जो रैंकिंग है वो 127 है, जबकि 2022 में इसकी रैंकिंग 135 है। मतलब 2000 अगर 22, चूंकि पुराना डाटा भी पूछ लेता है, तो इस वर्ष रैंकिंग क्या थी? तो 135 थी। इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि ये पुराना भी पूछ लेता है, तो इसका भी आपको ध्यान में लेके चलना होगा। दूसरा हमारा प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल आयोजित 23वें एससीओ मतलब संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2023 में 9वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? बताइए। संघाई सहयोग संगठन में जो हमारा एससीओ है, ये 2023 में जो हुआ, इसमें 9वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, 10 सेकंड है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। और इसमें देखिए, इसमें जो लोग बता रहे हैं ईरान, वो एकदम सही है। 9वें सदस्य के रूप में ईरान शामिल हुआ है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें कि जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो 2023 मतलब अभी जो जुलाई हुआ है, इसमें अध्यक्षता किसने की? तो भारत ने की। कौन अध्यक्ष रहा? भारत रहा। और ये किस मूड में हुआ? तो वर्चुअल मूड में रहा। मतलब यहाँ जो है राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति जो है वो सशरीर नहीं रही, वो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जुड़े रहे। 23वें एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें आधिकारिक रूप से 9वें सदस्य के रूप में ईरान को शामिल किया गया।
मतलब 9वें सदस्य के रूप में ईरान शामिल हुआ। अध्यक्ष कौन है? भारत है। किस मूड में हुआ? तो वर्चुअल मूड में हुआ। फिर इसकी जो थीम थी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ लेता है कि इसकी थीम क्या है, तो सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। इसकी जो थीम है सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। एससीओ एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसे 2001 में बनाया गया था। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी, तो एससीओ की स्थापना जो हुई थी वो 2001 में हुई थी। और इसका सचिवालय कहाँ है? तो इसका सचिवालय जो है वो बीजिंग में है। मतलब एससीओ का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है एक तरीके से देखा जाए सचिवालय, तो वो बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है? आप सभी जानते होंगे, चीन में है। तो देखिए ये व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि वहां से ना पूछे तो यहाँ से पूछ ले। और तो पूरी व्याख्या को ध्यान से पढ़ना है। और देखिए हम इसीलिए इतना परिश्रम आप लोगों के साथ कर रहे हैं। आप लोगों का ये नैतिक दायित्व बनता है कि इसका स्क्रीनशॉट लें या हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके इसका पीडीएफ ले लें ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। हमारा तीसरा जो प्रश्न है, किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत महिला आरक्षण बिल संसद में लाया गया? बताइए। 126वां, 128वां, 127वां, 130वां। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत लाया गया। 126वां, 28वां, 27वां, 30वां। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। और इसमें जो लोग इसका उत्तर बी बता रहे हैं वो एकदम सही है। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें। देखिए हाल ही में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में 128वें संवैधानिक संशोधन विधेयक नारी शक्ति अधिनियम, ये बंधन नहीं है, वंदन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पेश किया गया, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, मतलब लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 जो है सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें देखिए राज्यसभा नहीं है, राज्य विधानसभाओं की बात हो रही है। लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित करने की बात की गई है। यह विधेयक 20 सितंबर को, देखिए ये डेट याद रखिएगा, 20 सितंबर को 454/2 वोटों से पारित हो गया। जबकि कहां पारित हुआ? लोकसभा में। पूछ लेगा कि लोकसभा में यह विधेयक कब पारित हुआ, तो 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ। कितने बहुमत से? तो 454 इसके पक्ष में सांसद ने वोट दिया था। और 2 सांसद आप सभी जानते होंगे कि वो हैदराबाद के जो ये वो हैं मोहनडन है, अरे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो जो उन्हीं के पार्टी के 2 लोग थे, एक ओवैसी जी थे, सारी एक ओवैसी जी थे, एक लोग और थे। तो ये जो 2 लोग थे इन लोगों ने इसका विरोध किया था। जबकि राज्यसभा में इस बिल का किसी ने विरोध नहीं किया। मतलब राज्यसभा में यह बिल जो है वो सर्वसम्मत से पारित हो गया। 21 सितंबर 2023 को यहां से भी पारित हो गया। मतलब राज्यसभा में 21 सितंबर को पारित हुआ। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2023 को विधेयक पर हस्ताक्षर किए। मतलब राष्ट्रपति ने कब विधेयक पर हस्ताक्षर किए? तो 28 सितंबर 2023 को। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डेट पूछ लेता है कि लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ और राष्ट्रपति ने जो है कब इस पे दस्तखत किया। इसी दिन गजट में अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गई। मतलब 28 सितंबर के गजट में इसकी अधिसूचना भी प्रकाशित हो गई, जो स्पष्ट करता है कि यह आरक्षण 2026 के परिसीमन के बाद लागू हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये आपके 128वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लाया गया है। तो ये देख लीजिए आप लोग पूरा डिटेल से। और ये देखिए ये हमारा जो है आप लोग की डिमांड थी कि समीक्षा अधिकारी का समृद्धि भी कुछ प्रयास करे समीक्षा अधिकारी को टेस्ट सीरीज को लेकर के। तो हम जो है एक नया प्रयास कर रहे हैं अपने संस्थान की तरफ से। और अभी जो है इसकी फीस है मात्र 499 रुपये। आप लोग इससे जुड़िए। यहाँ हम डेली क्विज करवा रहे हैं, डेली आपको प्रश्न दे रहे हैं, संभावित प्रश्न भी है, PYQ भी है, साथ ही साथ हिंदी का भी हम कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के भी कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से कंप्लीट तैयारी आपको हमारे इस
टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7303307507 नंबर पे। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, इससे आप लोग जुड़िए। और ये सूचना अब समाप्त होती है। ये हमारा प्रोग्राम है, कैसे क्या है, आपको ज़्यादा जानना होगा तो नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, लोग बता देंगे। 4 नंबर प्रश्न देखिए, इजराइल ने आतंकी संगठन हमास पर जवाबी कार्रवाई के रूप में हमला किया, उस अभियान का नाम क्या है बताइए। ऑपरेशन हमास, अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन ऑल आउट, सोल्डर्स ऑफ आयरन। बताइए कि आपको पता ही होगा कि जो आतंकी संगठन हमास ने जो है इजराइल पे हमला किया पहले, लेकिन इजराइल ने काउंटर मतलब अपनी रक्षा के लिए एक अटैक किया हमास पे। और अब रक्षा क्या, अब तो हमास का एक तरीके से जो हमास से समर्थित जो क्षेत्र था, जो वेस्ट बैंक गाजा पट्टी वाला ये सब जो क्षेत्र जो काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है। तो बताइए आप लोग वो किस अभियान के तहत किया था। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है, सोल्डर्स ऑफ आयरन, ये सही है। और देखिए कंफ्यूज नहीं होना, इसमें 2-3 अभियान है। जैसे देखिए, इजराइल में आतंकी संगठन हमास पर जवाबी कार्रवाई के रूप में सोल्डर्स ऑफ आयरन नामक अभियान चलाया है इजराइल ने, जबकि हमास ने इजराइल के खिलाफ अल अक्सा फ्लड के तहत हिंसक कार्रवाई को प्रारंभ किया था। देखिए जो हमास ने प्रारंभ किया वो किसके तहत किया था, तो वो अल अक्सा फ्लड के तहत किया था हमास ने। और बदले में जो इजराइल ने किया तो वो सोल्डर्स ऑफ आयरन के तहत किया। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इस संकट के समय भारत सरकार, आप सभी जानते हैं कि इधर हमारे और इजराइल के संबंध काफ़ी बेहतर हैं। तो हमारे बहुत से उद्योगपति नागरिक वहाँ वर्क कर रहे हैं। तो अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का संचालन कर रही है। क्योंकि आजकल हमारा जो है विदेश मंत्रालय काफ़ी एक्टिव है अपने नागरिकों को लेकर के। लेकिन एक्टिव तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन इधर कुछ इस मामले में बहुत तेज़ी आई है। और भारत भी ऑपरेशन अजय के तहत जो हमारे नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं, देखिए हम अपने नागरिकों को वहाँ से निकालना है, ना कि हम ऐसी कोई और सहायता दे रहे हैं, सैन्य सहायता, ये सब नहीं। हाँ, हमारा स्टैंड है कि हम जो है हमास की इस कृत्य की निंदा की करते हैं, और हमारी सरकार ने भी करी है। क्योंकि हिंसक गतिविधियां तो किसी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और देखिए वो हिंसा किए और ऐसे देश से उलझे कि जब उनको इतिहास ही नहीं पता है कि जब सारा अरब लीग मिल करके इजराइल का कुछ नहीं कर पाया, तो एक छोटा सा ईरान समर्थित जो संगठन है हमास, वो क्या कर लेगा। और ये मुट्ठी भर 10-5 लोग होते हैं, ये लोग इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और भुगतना किसको पड़ता है, वहाँ की भोली भाली जनता को। आप न्यूज़पेपर में, मीडिया में देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है, तो वो जनता हो रही है, जनता झेल रही है इस चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसको। लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, कहां पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी। और इसमें जो लोग बता रहे हैं सी, वो एकदम सही है, इसका उत्तर सी होगा। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें कि केंद्रीय मंत्री, देखिए ये भी पूछ सकता है कि किसने उद्घाटन किया, तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मनसुख मंडाविया जो है वो किस मंत्रालय का उनके पास प्रभार है, कौन कौन मंत्रालय देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त करता देश नॉर्वे है। देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 है, इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करता नॉर्वे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान है। इस सूचकांक में भारत की रैंक 161 है, जबकि वर्ष 2022 में यह 150वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 2002 से प्रत्येक वर्ष फ्रांसीसी एनजीओ
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा किया जा रहा है। इसमें से कोई एक ऑप्शन गलत है, आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, 10 सेकेंड है, जल्दी से आप लोग बताइए। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, और चूंकि अब थोड़ा सा आयोग डेप्थ में जाके पूछ रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा गहराई में उतर करके पढ़िए, क्योंकि जब तक आप गहराई में उतर के नहीं पढ़ेंगे तब तक सफलता अब तो नहीं मिलेगी। अब तो आपको बहुत ही डेप्थ में जाके चीज़ों को देखनी होंगी। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है ये गलत है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखिए आप लोग। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन है? ये उत्तर कोरिया है, मतलब न कि अफगानिस्तान, तो इसका ध्यान रखना है। बाकी आप लोग देख ले कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया है, ये एकदम सही है, नॉर्वे है। और दूसरा जो है ये हमने बता दिया कि अफगानिस्तान नहीं होगा, यहाँ कौन होगा? उत्तर कोरिया होगा। और इस सूचकांक में भारत की रैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 161 है, 161 है। जबकि पिछले वर्ष कितना था? 2022 में 150 था। मतलब भारत की रैंक में क्या है? एक तरीके से गिरावट है, इसका भी ध्यान देना है। और इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन कर रहा है? तो वर्ष 2002 से प्रत्येक वर्ष फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रिपोर्ट है कब से प्रकाशित हो रही है? तो 2002 से प्रकाशित हो रही है। और कौन सी संस्था प्रकाशित कर रही है? तो ये फ्रांस की एनजीओ है, उसका नाम क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा। ये पूरा फैक्ट है, और हमको ही विश्वास है कि अगर यहां से अब प्रश्न आएगा तो इन्हीं एंगल से बनाएगा और आपका ये 100% सही होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी, जल्दी से आप लोग बताइए। फहीदा शमीम, रेयाना बरनावी, शाइस्ता परवीन, मसूदा खानम। जल्दी से आप लोग बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन थी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। फहीदा शमीम, रेहाना बरनावी, शाइस्ता परवीन, मसूदा खानम। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है, रेयाना बरनावी हैं। ये अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला है। देखिए, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी जानते होंगे कि सऊदी अरब या जो भी गल्फ कंट्रीज है वहाँ महिलाओं के को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा पाबंदी है उनके। और अभी ईरान में तो आपने देखा ही होगा, जो अमीनी एक युवती थी और उसके साथ किस तरीके से वहाँ की घटनाएं हुई। तो ऐसे में अगर कोई अंतरिक्ष में जा रही है तो बहुत वो अपने आप में इम्पोर्टेंट न्यूज बन जाती है, और यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावना है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला रेहाना बरनावी बनी। किस राज्य ने सभी जिलों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी? बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। किस राज्य के सभी जिलों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी? और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ई गवर्नेंस की बात हो रही है, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, सभी अपने यहाँ सुशासन को स्थापित करने के लिए ई गवर्नेंस लाने की बात करें, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसमें कौन सा प्रदेश होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है, उत्तर प्रदेश, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला, और ये तो चलिए इसको तो भी हम बाद में बता देते हैं कि ई ऑफिस प्रणाली क्या है। ये देख लीजिए कि ई ऑफिस प्रणाली सरकारी कार्यालयों में एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्य प्रणाली प्राप्त करने का एक माध्यम है।
मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ई ऑफिस क्या है, तो ई ऑफिस की डिफिनीशन देख लीजिए। और अगर उत्तर प्रदेश में भी, अब तो एक स्टेप आगे चीजें हो गई हैं कि देखिए सबसे पहला ऐसा प्रयास तो उत्तर प्रदेश सरकार ही कर रही है। और अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहला कौन सा जिला है कि जहां ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई है, तो सबसे पहला जिला कौन सा है? कन्नौज है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से तो बहुत संभावना है प्रश्न बनने की। जो कन्नौज है वहां से पहला प्रयास किया गया है और ये प्रत्येक जिलों में इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में पहली बार जल निकायों की गणना संचालित की गई। जल निकायों की संख्या के मामले में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, कोई नहीं सही है। दोनों आप पढ़िए कायदे से और बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, बताएं आप लोग। और इसमें जो लोग इसका उत्तर ए बता रहे हैं वो सही है। देखिए दोनों नहीं है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में पहली बार जल निकायों, देखिए इस जल निकायों में कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों शामिल हैं, की गणना संचालित की गई। कि मतलब हमारे यहाँ कितने जलाशय हैं, मतलब नदियां हैं, झीलें हैं, पोखर, तालाब, सारी चीज़ों की गणना की गई। और इसमें मानव निर्मित भी है और जो नेचुरल तरीके से उनकी भी है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। गणना संचालित की गई जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और वैसे भी अगर कोई पश्चिम बंगाल गया होगा तो वो ऑब्वियसली लगा लेगा ऑप्शन में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में समझ लीजिए कि हर घर में तालाब है, क्योंकि वहाँ के लोग फिश बहुत पसंद करते हैं खाना। तो वहाँ तो अगर किसी के घर में तालाब नहीं है और उसमें मछलियाँ नहीं है तो उसका स्टेटस कम हो जाएगा। तो ये पश्चिम बंगाल है। और जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्यों का आप क्रम देखेंगे तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, फिर दूसरा जो है वो उत्तर प्रदेश है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेकंड रैंक पे जो है वो अपना उत्तर प्रदेश है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, चौथा उड़ीसा है और पांचवा असम है। और देखिए आपको इस क्रम को भी ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल तो शीर्ष पे है और किस मंत्रालय द्वारा ये प्रयास किया गया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट था। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आसान सा है। ये लास्ट प्रश्न भी है। हमको लग रहा है कि इसका उत्तर तो सभी को पता होगा, कोई गलत नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड। कमेंट करें कि कौन सा जो है राज्य वो स्वास्थ्य की गारंटी देने वाला पहला राज्य है। और ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा। जब ये लाया गया था तो जो निजी संस्थान थे उन लोगों ने खूब विरोध किया था और उसमें मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ गई थी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है राजस्थान, वो एकदम सही है। अब इसमें क्या ही व्याख्या करिएगा। चलिए तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं तक है, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, कुछ महत्वपूर्ण सूचना है उसको देख लीजिए। तो देखिए हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में आपको मैंने जानकारी दे ही दी है। आप लोग जुड़िए और निश्चित तौर पे इससे आपको लाभ मिलेगा, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम लोग बहुत प्रयास करके बहुत परिश्रम से इसको बना भी रहे हैं। तो ये जुड़िए। साथ ही साथ ये पूरा प्रोग्राम है, कैसे क्या करना है तो नीचे नंबर भी दिया कि आप संपर्क कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है। इससे आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि जो अभी मैंने पढ़ाया है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम मतलब हमारा वहाँ चल रहा है, तो यदि आप आंसर राइटिंग करके वहाँ भेजिएगा तो हम उसकी मार्किंग भी कर देंगे, उसमें जो कमी रहेगी वो बता देंगे। और वहाँ बच्चे आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं तो आपको एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना भी मिलेगी। तो ये बहुत ही लाभदायक है टेलीग्राम, इससे जुड़िए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप ही के द्वारा इसको आगे बढ़ना है। और लास्ट में एक और सूचना, देखिए आपको सभी को पता होगा कि हमारा जो है वो RO APS या UP PCS भी इस बार परीक्षा बहुत संभावना है कि वो मार्च में ही होगी। तो ये हमारा जो सीरीज है वो उन सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है।
और हमारा लगभग इतिहास जो है वो मॉडर्न कंप्लीट हो गया है, अभी हम प्राचीन पे चल रहे हैं। तो आपने अगर ये सब पीछे का हमारा वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख लें, हमारे टेलीग्राम पे भी पड़ा है, यूट्यूब पे भी पड़ा है। आप लोग जुड़िए, इसको देखिए और इसका लाभ प्राप्त करिए, और ये बहुत ही लाभदायक है। आप लोग देखिएगा तो आपको लगेगा भी ऐसा। तो चलिए पुनः फिर कल 6 बजे मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।